विचारक और अभिनेता भी हैं। महादेव जी प्लीज। I'd now like to invite Malvika to please give the opening remarks and welcome you all to the festival. Thanks, Pratiti. Mahadev ji, Ashutosh ji, Sarvesh, and all the friends who have been brave enough to come here in these troubled times. 2 years, 1 month, and 4 days ago, we left this venue, and we thought we'd be back that December. The world has changed a lot since then, but here we are back, ready with a new festival, and I don't want to come between you and all that we have in store for you. Enjoy the conversations and do support us this year because we wish to be back time and again in this wonderful city. Thank you. Thank you, Malvika. I would now request Sarvesh sir to please say a few words. थैंक यू प्रतीति, धन्यवाद. नमस्कार, गुड मॉर्निंग महादेव जी, आशुतोष जी, मालविका और हमारे जितने गेस्ट यहाँ आए हुए हैं इस लिटरेरी मीट के लिए. वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी टू बी बैक इन रांची आफ्टर, एज मालविका सेड, 2 years. And we in Tata Steel and Jharkhand, Ranchi has a very long association, more than 100 years of togetherness. And indeed, it is indeed our pleasure to be always be part of any festival in the city of Ranchi. Tata Steel as a company is guided by the philosophy of our founder Jamshedji Tata, जिनका हम लोग 183rd बर्थ एनिवर्सरी 3 दिन पहले मनाए, 3rd March को. He always said that company has to work closely with the community around, whether the promotion of art, culture, sports. तो इसी के साथ हम लोग उस फिलॉसफी को फॉलो करते हुए हम लोग लिटरेरी मीट करते हैं. इस महीना हम लोग 3 लिटरेरी मीट कर रहे हैं. जैसे ही हम लोग को जो फुर्सत मिला इस कोविड से, हम लोग मालविका के साथ जोश में हम लोग फिर से 2 साल का जो कमी था उसको पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं. तो आज इस वीकेंड रांची में, अगला वीकेंड भुवनेश्वर में, फिर उसके बाद कलकत्ता में लिटरेरी मीट. हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत 5 मैराथन में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. टाटा स्टील चेस जो हम लोग कलकत्ता में करते हैं, जो वर्ल्ड के बेस्ट जो प्लेयर्स हैं, मैग्नस कार्लसन, सब लोग आते हैं. तो हम लोग का ये टाटा स्टील का दिस इज व्हाट हैज़ बीन आवर कमिटमेंट, दैट वी विल वर्क वेरी क्लोजली विथ पीपल एंड द कम्युनिटी इन विच वी ऑपरेट इन. दिस इज द 4th एडिशन ऑफ रांची झारखंड लिटरेरी मीट. एंड हमको बताते हुए खुशी हो रहा है कि ये कोविड के बाद इंडिया का पहला लिटरेरी मीट है और इसके बाद जयपुर में होगा. बट हम लोग ने शुरुआत की और हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग
इस मीट को एंजॉय करेंगे। बहुत सारे अच्छे लेखक, पत्रकार और जो जो डेलीगेट्स हैं वो आए हुए हैं। स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। हम लोग का शाम का प्रोग्राम सूफी संगीत का है, सोनम जी आई हुई हैं। कल शाम में मल्लिका जी का डांस परफॉर्मेंस है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एंजॉय करें। ये जो हम लोग का लिटरेरी मीट है ये पूरे सिटी के लिए खुला है, ना कोई टिकट ना कोई बाधा, जो पहले आया बैठ गया सीट पे। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग खूब एंजॉय करें इस मीट को, और हम लोग फिर से अगले साल इस मीट के लिए आएंगे। थैंक यू। इस झारखंड लिटरेरी मीट के पहले ही वर्ष से प्रभात खबर हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आशुतोष जी ने ये पूरी जर्नी 4 सालों की देखी है हमारे साथ। तो अब मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो आपसे कुछ बातें करें। जोहार। क्या बात है, जोश की कुछ कमी नजर आ रही है। जोहार। 2 साल बाद हम लोग सब लोग दोबारा से मिल रहे हैं इस झारखंड लिटरेरी मीट में, और हमारे बीच में झारखंड की आन बान और शान श्री महादेव टोपो जी हैं इस साहित्य उत्सव का उद्घाटन करने के लिए। टाटा की ओर से सर्वेश जी हैं, इस कार्यक्रम की संयोजक मालविका जी हैं। जैसा कि बताया कि प्रभात खबर शुरू से ही इसके साथ में जुड़ा रहा है, और आज हमारे बीच में हमारे एमडी श्री के गोइंका और प्रभात खबर के कई अन्य वरिष्ठ साथी, विनय भूषण मुझे नजर आ रहे हैं, डॉक्टर मंजीत सिंह हैं और अन्य अनेक साथी उपस्थित हैं अपना सहयोग देने के लिए। तो मैं प्रभात खबर की ओर से भी आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कोविड का काल बहुत ही कठिन दौर था, जिसमें हम सभी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन मुश्किलों से हम लोग सब अब धीरे धीरे उबर रहे हैं और हम पुरानी जिंदगी की ओर वापस लौट रहे हैं। ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और हम सब लोग महसूस करते हैं कि समाज में साहित्य के प्रति, पढ़ने लिखने के प्रति एक रुझान कम होता जा रहा है। पहले कहावत हुआ करती थी कि किताबें किसी भी व्यक्ति की सबसे सच्ची दोस्त हुआ करती हैं, लेकिन अब बहुत सारी परिस्थितियों ने, खासकर टेक्नोलॉजी ने, हम लोगों के बीच एक दूरी बना दी है। पठन पाठन में कमी आ गई है। तो इन साहित्य उत्सव जो हैं, इस कमी को, इस खाई को पाटने का एक साधन बने हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ज्यादातर बड़े शहरों में साहित्य के उत्सव हो रहे हैं, जिसमें कला संस्कृति की बेहतरीन प्रस्तुतियां होती हैं, ताकि लोगों को एक अभिरुचि, उनके प्रति एक जागरूकता बनी रहे। रांची में भी टाटा के सौजन्य से पिछले 4 बार से ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है, और उसमें अनेक ख्याति प्राप्त व्यक्ति आए हैं जिन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति में अपना मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपनी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ पेश की हैं। हम लोग भी चाहते हैं प्रभात खबर के माध्यम से कि एक स्थायी मंच साहित्य, कला, संस्कृति को झारखंड में मिले। यहाँ की जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनको भी एक मिले, और बाहर के जो कलाकार और साहित्यकार हैं उनको भी सुनने का हम लोगों का मौका मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य में एक दर्शन होता है, यह एक सृजन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इसकी भूमिका एक सीमित है, लेकिन ये माना जाता है कि ये प्रबुद्ध जनों की एक दुनिया है और इसकी समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग हाल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं,
अगस्त में 75 वर्ष हो जाएंगे। और ये हम सब लोगों को जानकारी है कि साहित्य की पूरे आज़ादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा जो भी जन आंदोलन है उनमें भी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। मौजूदा दौर में ये देखने में आया है कि साहित्य को कई मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो टेक्नोलॉजी से है। और एक दौर था तो ये माना जा रहा था कि पता नहीं लिखे शब्द और साहित्य ये बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि हम देखते हैं और खासकर मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में बहुत सारे युवा साथी भी हैं। वो लोग ज़्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य जो नई टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं उनमें व्यस्त रहते हैं और पढ़ने लिखने का एक प्रचलन ही कम हो गया है। हम लोग अक्सर अखबार में भी चर्चा करते हैं कि ये केवल किताबों की नहीं है, अखबारों के सामने भी एक बड़ा संकट है। पुरानी पीढ़ी तो पढ़ रही है लेकिन युवा साथी अखबारों को पढ़ने का समय उन्होंने कम कर दिया है या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों की अक्सर ये मीटिंग होती है जिसमें हम लोग हमेशा ये चर्चा करते हैं कि भाई किस तरह से युवाओं को हम अपने को दोबारा से जोड़ें, क्या करें कि उनको इस ओर ला सकें। और साहित्य के प्रति भी ये एक नया दृष्टिकोण निकला है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। नई टेक्नोलॉजी ने साहित्य को, लिटरेचर को, उसको बढ़ाने में भी योगदान दिया है। ऐसा नहीं कि एक चुनौती पेश की है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं और इस ई बुक्स हैं, किंडल है, ऐसे बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं जिनके माध्यम से लोग जो है पढ़ते हैं, साहित्य की रचनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पहुंचती हैं, कविताओं का काफी विस्तार हुआ है और फेसबुक और अन्य माध्यमों से हम लोग जुड़े रहते हैं। मैं देख रहा था कि गूगल जो दुनिया की जाने मानी कंपनी है टेक्नोलॉजी की, उसने किताबों को लेकर एक बड़ी योजना शुरू की है। उसने 100 देशों की 400 भाषाओं की लगभग 1.5 करोड़ कृतियों का डिजिटलाइजेशन किया है, उनको डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराया है ताकि लोग जो है उस साहित्य को पढ़ सकें, उन तक पहुंच सके। टेक्नोलॉजी की कंपनी है और उसका ये मानना है कि अगले कुछ वर्षों में, कुछ हो सकता है एक आध दशक में, लोग किताबों या उसके बजाय सब डिजिटल फॉर्म में ही पढ़ना पसंद करेंगे। खास करके युवा पीढ़ी, लोग निजी लाइब्रेरी रखेंगे, वर्चुअली किताबों को रखेंगे और ये दौर अभी से शुरू हो गया। जो हमारा दौर था उसमें किसी भी शहर की एक शान जो है वो पुस्तकालय हुआ करते थे। अगर आज आप देखें तो आप पाएंगे या तो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया या उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। इस पर भी पूरे समाज को एक विमर्श करना होगा कि वो सूचनाओं के, संवाद के एक बड़े स्थल हुआ करते थे।
Hello, I'm Gurcharan Das and I am sad. I wanted to be so much to be with you in Ranchi today. Alas, ill health has prevented me from doing so. So let's do the second best thing. And I'll talk a little bit about what I was going to speak about if I had come there. You know, most of us sleepwalk through life. From an early age, we're in a rat race, grubbing for marks in school, climbing ladders at work. And then when we reach midlife, suddenly one day we ask ourselves, is this what life was all about? So we feel a sense of having wasted our lives. You know, my earliest memory is that of coming home from kindergarten, which was at the age of 4 in Lahore, just before independence. And I was sporting a green report card. And as I entered the house, my mother excitedly asked me, "Did you come first?" And my father, who was sitting at the back, he said, "That's the wrong question." And what he was trying to tell her was that she should be asking me what I liked about school and who were my friends and what I was learning and questions like that. Because he felt the job of a parent was precisely to find an area which could be nurtured, something that the child could feel passionate about as he or she grew up. Anyway, I grew up in a middle-class family, and with the two pressures of my mother, with her middle-class insecurities, asking me to make a living one day, and my father saying to relax, to read books, and to find out what life was all about. At the age of 17, when I finished school, I had the unbelievable good luck of getting a scholarship to Harvard. And when I arrived there, I did what my mother wanted me to do. I wrote down engineering as my subject. And the man on the other side, he said, "Son, you're in the wrong school. There's another one down the river called MIT, and you'll get a better education in engineering at MIT." Anyway, I forgot my mother's exhortations about studying something useful, and I got caught in the romance of books and the liberal education. So I was studying Greek tragedy, the Russian novel, Beethoven's music, Chinese ceramics, Renaissance painting, even Sanskrit. And when I came home one summer, I discovered poverty. And so I went back and started studying economics. So it was really a Renaissance education. And I think this is one of the best things that America has to offer. Frankly, they don't push you to concentrate in one subject. They give you a chance to open yourselves to many. And some colleges in America actually have the Great Books program, which is basically you have to read 100 books through 4 years of your life. These are all the great books. Aristotle, Plato, Marx, Kant, and Shakespeare, Mahabharat, Quran, and so on. But the reality is that, of course, we all have to make a living as well.
unless of course we are very, very wealthy, which I wasn't. And so I essentially got a job, but it was such that I was able to realize early my father's words and found that I had weekends, and therefore I lived a life of wearing two hats. Monday to Friday I was a business executive, and Saturday, Sunday I was a writer. And so I lived for 25 years, and then when I reached 50, I decided to become a full-time writer. And so this is how one person, decided to make a life. And my point at this literary festival is that it is books that made it possible. And so, because in a book, you're not confined to a life that is your own or that of your friends. You can imagine so many lives. You can read so many lives. And frankly, you can also find a passion. My simple definition of happiness is to love the work you do and love the person you live with. And maybe that helps books also help you to do that. Anyway, I wish you all the best at Ranchi. Have a great literary festival, and maybe you'll invite me back again next year and we'll meet face to face. Bye-bye. इस कार्यक्रम के आयोजक मालविका जी को, जो कि मलयाली भाषी हैं लेकिन बंगला भी बोलती है और हिंदी में इधर अंग्रेजी में कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, है ना। सर्वेश जी हैं टाटा से, और हमारे आशुतोष चतुर्वेदी जी, और हमारे उधर सामने बैठे हुए प्रमोद झा जी, और उधर 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हमारे साथी बीजू टुप्पो जी हैं अपने कैमरे के साथ।
और बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा हूँ युवा साथी भी, तो उन सभी को सभी का स्वागत, सभी को जोहार फिर करता हूँ। और इस कार्यक्रम के बारे में बहुत संक्षेप में अपनी बातें कहूँगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर मुझे बात करना है। तो आज जैसे कि हमारे चतुर्वेदी जी ने बताया कि साहित्य संकट में है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उसके साथ साथ जो है हमारा भी कैसे परिवर्तन हो, या साहित्य प्रस्तुत करने की जो तकनीक है वह कैसे है। जैसे बोल रहे पाठक कम हो गए, लेकिन यंग जनरेशन जो है वो नई तकनीक के माध्यम से उसको सुन रहा है, उसको देख रहा है। और हम पुराने तकनीक में शायद कागज़ में है, पेपर वह चाहता है, शायद वो कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में वो देखना पढ़ना चाहता है। तो इस संबंध में हमारे लोग सोचेंगे कि उसको कैसे हम एक नया रूप दे सकते हैं। और साहित्य जो मैं नहीं समझता हूँ कि साहित्य के पाठक कम हुए हैं, बल्कि मुझे लगता है कि ये बढ़े हैं। किताबों की बिक्री जरूर कम हुई है, जो 5,000 या 1,000 छप रहे थे वो जरूर आज 300-500 के उनके प्रिंट हो रही है। लेकिन जहाँ तक उनकी पहुँच है वो अन्य माध्यमों से, चाहे कविताएं हों, जैसे आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो आजकल एक एक कविताओं के कितने कितने पाठक और श्रोता हैं, वो कितने पढ़े जा रहे हैं। एक कविता है वो 10,000 से अधिक लोगों के द्वारा भी पढ़ी सुनी जा रही है। और कोई भी कवि है या रचनाकार है वह बहुत जल्दी सामने आ जा रहा है। तो ये एक आधुनिक तकनीक का असर है। लेकिन अभी हमारे जैसे लोग जो हैं पुराने तकनीक में, जिनको कि किताब पढ़ना अच्छा लगता था, और आज के जो बबुआ लोग हैं, छोटे बच्चे लोग हैं, वो जब से पैदा हुए दोनों उंगली से ऐसे ऐसे टाइप करते हैं। मैं देख के हैरान रह जाता हूँ कि ये दोनों इस तरह से ऐसे ऐसे टाइप कर रहे हैं। तो ये जो है तकनीकी परिवर्तन और जो समाज में तरह तरह के जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उससे उनकी सोच में और उनके गतिविधियों में, काम करने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है। अब हम जैसे लेखक, कवि या दूसरे जो भी रचनाकार हैं, हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हम सिर्फ किताबों के माध्यम से ही उनके पास पहुँचे या किसी अन्य माध्यम के साथ भी। और इसके साथ है जो साहित्य जो है, साहित्य क्या करता है, साहित्य किसी भी भौगोलिक परिवेश में उस सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जो वातावरण है उसमें मनुष्य के संघर्ष को, उसकी जिजीविषा को, उसके जो संघर्ष हैं उसको साहित्य में वर्णन करता है। और आप देखें कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है उसकी साक्षरता बढ़ती है, नए लोग साहित्य में जुड़ते जाते हैं। आज से 10-20 साल पहले जैसे मैं देखता हूँ कि स्थानीय साहित्य, जैसे कि आदिवासी साहित्य की कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी, कोई उसकी चर्चा नहीं करता था। लेकिन आज वैश्विक जगत में, विश्व जगत में आदिवासियों द्वारा, आदिवासी साहित्य के द्वारा उठा, चाहे वो अबोरिजिनल साहित्य हो ऑस्ट्रेलिया का, चाहे इंडिजिनियस साहित्य हो, या अफ्रीका का ब्लैक साहित्य हो, या हमारे हिंदुस्तान का, भारत का आदिवासी साहित्य हो, इन लोगों ने सिर्फ जल जंगल ज़मीन की बात नहीं की है। इससे बढ़ के उन्होंने ज़बान, ज़मीर, जीवन, जज्बात से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को उठाया है जिससे जो आज सभ्य समाज अपने आप को कहता था कि हम लोग बहुत बड़े हैं, उनको एहसास हो गया कि नहीं, ये जो आदिवासी भी जो जीवन जी रहे हैं और जो बातें बता रहे हैं उनको भी सुनना जरूरी है। इसीलिए कुछ साल पहले न्यूजीलैंड का मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि वहाँ माओरी ट्राइब है। माओरी ट्राइब 160 सालों से वो डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि यहाँ की जो वांगानुई नदी है उसको आदमी का दर्जा दिया जाए, इंसान का दर्जा दिया जाए। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। अंततः जब वहाँ प्रदूषण फैला, बहुत सारी गंदगियाँ आ गई, तब लोगों को समझ में आया कि अरे ये आदिवासी इस खतरे के बारे में बोल रहे थे। ठीक है, उसको बोलना नहीं आता बहुत सारे सभ्य समाज की तरह उस तरह तकनीकी वर्ड से, लेकिन वो अपने इमोशन को व्यक्त करते। और उसके बाद में वहाँ न्यूजीलैंड सरकार ने उसको
आदमी का दर्जा दिया और उसके कुछ हफ्ते बाद गंगा को भारत में इंसान का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो ट्राइबल लिटरेचर या ब्लैक लिटरेचर या दूसरे जो भी लिटरेचर हैं या लोकल लिटरेचर, स्थानीय लिटरेचर, जैसे कि यहाँ अभी हमारे झारखंड में हुआ कि अनुजुल गुलिन जी आएंगे और कुछ सारे लोग आएंगे, तो ये जो पहली बार हुआ है, ये इनको भी संभवतः हमारे आयोजकों को भी एहसास हुआ कि नहीं, इन बातों को भी, इनकी जो जरूरी बातें हैं, जो जीवन से जुड़ी हुई इस दुनिया की जो प्रासंगिक बातें इनके द्वारा उठाई जा रही हैं, इस समुदाय की बात को भी साहित्य के लोकतंत्र में सुनना जरूरी है। और इसीलिए संभवतः उन्होंने ये आयोजन किया है। तो इसके लिए मैं आशुतोष जी, मालविका जी और हमारे सर्वेश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये ऐसा मौका दिया है और ये मौका आगे भी और अच्छी तरह बढ़े, फले फूले और ये धरती, प्रकृति और मनुष्य के बीच जो एक सामंजस्य है, एक तालमेल है, जो विकास की अंधी दौड़ में कहीं पर टूट रही है, उसकी लयबद्धता को, उसकी एकजुटता को, उसकी गति की, उसकी लय की हम कहीं पर तलाश करें, तो ऐसे आयोजनों का सार्थकता सिद्ध होगी। मैं इतना ही कहता हूँ और आज के इस आयोजन के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जोहार। धन्यवाद महादेव जी। थैंक यू सर्वेश। थैंक यू सर। यस, थैंक यू आशुतोष जी। हम आशा करेंगे कि ये 2 दिन आप सब हमारे